हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस रन करने के लिए जो फंड की जरूरत पड़ती है, जो फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, उसके क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। तो ये इस चैप्टर में हम डिफरेंट सोर्सेज के बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं। इन सोर्सेज के मेरिट्स क्या है, लिमिटेशन क्या है, ये सब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है। एंड ये जो चैप्टर है ना, इस पे 4 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। दिस इज माय 5th लेक्चर वीडियो ऑन दिस चैप्टर, राइट। और एक बात और है, हम लोग इस समय बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एंड इस सब्जेक्ट पे आज मेरा 51 लेक्चर वीडियो है। 50 लेक्चर वीडियो मैं बिजनेस स्टडीज के सब्जेक्ट पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिजनेस स्टडीज के डिटेल में डिस्कस किए हैं, राइट। तो एक बार जरूर ये जो बिजनेस स्टडीज की प्लेलिस्ट है, आप जरूर एक बार रेफर करिएगा। ओके, तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर पे हम क्या क्या पढ़ चुके हैं एंड आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ कि बिजनेस फाइनेंस होता क्या है। फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। कौन कौन से सोर्सेज है फंड के, उसका क्लासिफिकेशन या कह लीजिए सोर्सेज कितने टाइप के हो सकते हैं, ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है। फिर एक एक करके जो सोर्सेज है, इनकी मेरिट्स एंड लिमिटेशन हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग रिटेन्ड अर्निंग पढ़ चुके हैं, ट्रेड क्रेडिट पढ़ चुके हैं, लीज फाइनेंसिंग पढ़ चुके हैं, पब्लिक डिपॉजिट पढ़ चुके हैं एंड इनके मेरिट लिमिटेशन हमने डिटेल में देखा था। आज के लेक्चर में हम अगले जो 2 टॉपिक है, कौन से, इशू ऑफ शेयर एंड इशू ऑफ डिबेंचर, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी मेरिट लिमिटेशन पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम शेयर्स एंड डिबेंचर के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको ये जो स्लाइड है, ये आपको पिछले 2-3 लेक्चर्स में भी दिखाई है। तो ये स्लाइड में डिटेल में एग्जाम में अगर वैसे आए सोर्सेज ऑफ फंड का क्लासिफिकेशन, तो इस जो डायग्राम है, जो फ्लो डायग्राम है, ये जरूर आप बनाइएगा। जो सोर्सेज है फंड के, उनको क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ जनरेशन। इन 3 बेसिस पे इनको डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है। एंड ये डिफरेंट सोर्सेज है, इन्हीं सोर्सेज को हम डिटेल में एक एक करके पढ़ रहे हैं, राइट। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, हमें आज जो पढ़ना है दैट इज इशू ऑफ शेयर। यानी कंपनी जब शेयर इशू करके फंड रेज करती है, ये कंपनी है, इस कंपनी ने जब शेयर इशू किया, ठीक है, पब्लिक को शेयर इशू किया और वहां से फंड रेज किया ना, तो वही है इशू ऑफ शेयर। कंपनी को फंड की जरूरत तो पड़ती है, बिजनेस फाइनेंस यही तो है। बिजनेस फाइनेंस क्या है, जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है, जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बिजनेस को, दैट इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है इशू ऑफ शेयर। कंपनी शेयर इशू कर सकती है जनरल पब्लिक को और उनसे फिर फंड रेज कर सकती है। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको, वैसे मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ शेयर क्या होता है, पर चलिए एक बार और मैं आपके साथ आपको डिस्कस करते हैं कि शेयर क्या है। पहले ये समझते हैं शेयर क्या है। तो शेयर बेसिकली क्या है, द कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो पूरा कैपिटल है, कैपिटल मतलब पूंजी, ठीक है, कंपनी का जो पूरा कैपिटल है, जब इसको इक्वल यूनिट्स में डिवाइड किया जाए, ठीक है, जब कंपनी का जो पूरा कैपिटल है, पूरी पूंजी है, इसको इक्वल यूनिट में डिवाइड किया जाए, देन ईच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। हर एक यूनिट को शेयर कहते हैं। शेयर का हिंदी में मतलब क्या है, शेयर मतलब होता है हिस्सा। ठीक है। तो जब कंपनी का पूरे कैपिटल को इक्वल यूनिट्स में डिवाइड करे, तो हर एक यूनिट को कहा जाता है शेयर। ठीक। शेयर की कुछ नॉमिनल वैल्यू या कह लीजिए कुछ फेस वैल्यू होती है। आपने पढ़ा होगा शेयर की क्या होती है, फेस वैल्यू, जैसे 10 रुपए भी हो सकती है, 20 रुपए भी हो सकती है, 100 रुपए भी हो सकती है। ठीक है। तो शेयर की कुछ फेस वैल्यू होती है, बेसिक वैल्यू होती है। ठीक। अब फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। ठीक। तो ये तो हो गया शेयर। अब शेयर कैपिटल क्या होता है, तो देखिए शेयर का मतलब तो समझ गया, कैपिटल मतलब पूंजी, यानी कंपनी शेयर इशू करके जो फंड रेज करती है उसको कहा जाता है शेयर कैपिटल। कंपनी है, कंपनी ने शेयर इशू किया, उससे जो कैपिटल रेज किया, उससे जो पूंजी आई, उसको कहा जाता है शेयर कैपिटल। ठीक। एक एग्जांपल बताती हूँ शेयर का। सपोज करिए कंपनी है, उसने 1 लाख शेयर मार्केट में इशू किए, 1 लाख शेयर मार्केट में इशू किए और शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए ईच। ठीक है। 1 लाख शेयर मार्केट में इशू किए, 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, तो यानी कंपनी का शेयर कैपिटल कितना हुआ, कंपनी का शेयर कैपिटल कितना हुआ, 1 लाख शेयर, यानी नंबर ऑफ शेयर 1 लाख, 10 रुपए की फेस वैल्यू, यानी नंबर जो कैपिटल
कंपनी ने रेज किया वो कितना हुआ, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। 1,00,000 शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, ठीक है। तो लोगों ने 1,00,000 लोगों ने 10-10 रुपए दिए तो कंपनी के पास कितना पैसा कलेक्ट हुआ, 10 लाख कलेक्ट हुआ। तो इसी को कहा जाता है शेयर कैपिटल, ठीक है। एंड जिन लोगों ने शेयर खरीदा उन्हें क्या कहा जाता है, शेयर होल्डर, ठीक है। शेयर होल्डर मतलब वो लोग जो कंपनी के शेयर को होल्ड करते हैं, जिन्होंने खरीदा है, जिनके पास शेयर है, उन्हें कहा जाता है शेयर होल्डर, राइट। अब ये शेयर कितने टाइप के होते हैं, शेयर जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। नॉर्मली कंपनी 2 टाइप के शेयर इशू कर सकती है। अच्छा, वैसे अगर मैं डिटेल में बात करूं तो और भी कई टाइप के शेयर होते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर है, ठीक है, बोनस शेयर है, और भी कई टाइप के। पर बेसिक जो होते हैं ना, 2 ही टाइप के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। बेसिक जो 2 टाइप के हैं, जो कंपनी बोनस शेयर या स्वेट इक्विटी शेयर वगैरह इशू करती है ना, वो यही 2 शेयर हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर कोई टाइप ऑफ शेयर पूछे ना तो आपको यही बताना है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, यही बेसिक टाइप के शेयर होते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, वो कैपिटल जो कंपनी रेज करे बाय इशूइंग द इक्विटी शेयर। ये बात समझ में, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल यानी वो पैसा, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, वो पैसा जो कंपनी रेज करे इक्विटी शेयर इशू करके, इक्विटी शेयर इशू किए उससे जो पैसा रेज होगा उसको इक्विटी शेयर कैपिटल कहेंगे। प्रेफरेंस शेयर अगर इशू कर रही है कंपनी तो उससे जो पैसा रेज होगा उसको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया इशू ऑफ शेयर। अब आगे बात करते हैं। अभी मैं आपको प्रेफरेंस शेयर भी डिटेल में बताऊंगी। ये तो अभी हम इक्विटी शेयर पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर का भी मैं मेरिट लिमिटेशन डिटेल में हम आज डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद मैं डिफरेंस बताऊंगी, ठीक है। तो इक्विटी शेयर जो है एक कह लें कि बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। अगर कंपनी को लंबे समय के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो इक्विटी शेयर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, राइट। और एक चीज और है, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना, देखिए शेयर मतलब क्या है, हिस्सा। अगर किसी शेयर होल्डर के पास कंपनी के इक्विटी शेयर है, इसका मतलब क्या है, उसकी कंपनी में क्या है, हिस्सेदारी है। उसकी कंपनी में क्या हो गई है, हिस्सेदारी हो गई है, यानी कंपनी में उसकी ओनरशिप हो गई है। अब ये अलग बात है, इसकी ओनरशिप बहुत कम परसेंट की होगी। जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है वो कितने शेयर खरीद लेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा 10 शेयर खरीद सकते हैं, 100 शेयर खरीद सकते हैं, 1000 शेयर खरीद लेंगे, ठीक है, 2000 खरीद लेंगे, 3000 खरीद लेंगे। बहुत सस्ता शेयर है तो शायद हम 1,00,000 शेयर खरीद लेंगे, तो भी हमारी कंपनी में जो हिस्सेदारी है ना वो शायद 0.005% या ऐसे कुछ बहुत कम हिस्सेदारी होगी, 0.0005% ऐसे करके बहुत कम हिस्सेदारी होगी। बट हिस्सेदारी तो होगी अगर हमारे पास कंपनी के शेयर है। तो वही है, इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। ये जो इक्विटी शेयर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि कंपनी में हमारी ओनरशिप है, कंपनी में हमारी हिस्सेदारी है। इसीलिए इक्विटी शेयर जो कंपनी इशू करती है ना, उससे जो कैपिटल रेज होता है उसको कहा जाता है ओनरशिप कैपिटल या ओनर्स फंड कहते हैं। आपने बैलेंस शीट में देखा होगा ओनर्स फंड करके हम रिप्रेजेंट करते हैं लायबिलिटी साइड, वो बेसिकली क्या होता है, इक्विटी शेयर होता है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है वो, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर है तो इसको कंपनी में हिस्सेदारी मिली है, ठीक है। कहते हैं ना शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के मालिक होते हैं, भले ही उनकी हिस्सेदारी कम हो बट उनकी हिस्सेदारी तो होती ही है। तो जो कैपिटल रेज करती है कंपनी, जो पूंजी रेज करती है बाय इशूइंग द इक्विटी शेयर, उसे कहा जाता है ओनर्स फंड, उसे ओनर्स फंड भी कहा जाता है या ओनरशिप कैपिटल भी कहा जाता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ फीचर्स। वैसे अगर इक्विटी शेयर समझ में आ गया है तो इसके फीचर भी आप आराम से लिख सकते हैं। सबसे पहला जो फीचर है वो ये है कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो है ना, ये एक प्री रिक्विजिट है टू द क्रिएशन ऑफ कंपनी। जब कोई कंपनी फॉर्म होती है उसको फंड की रिक्वायरमेंट है, कुछ पैसा कंपनी ने खुद का लगाया, ठीक है, कुछ बैंक वगैरह से लोन लिया, लेकिन ये कह लीजिए एक प्री रिक्विजिट है, एक रिक्वायरमेंट है। जब भी कोई कंपनी क्रिएट होती है तो वो इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू तो फंड रेज करती ही है। ये एक प्री रिक्विजिट है, ये एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये हो गया पहला फीचर। दूसरा फीचर क्या है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर है, क्या उनको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है? नहीं मिलता है, ठीक है। जो अच्छा डिविडेंड तो पता है ना, व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड क्या होता है? देखिए, कंपनी को जब भी प्रॉफिट होता है, कंपनी काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है, लोगों ने कंपनी में पैसा दिया है, उसके बदले में लोगों को शेयर मिला है,
तो जब कंपनी के पास पैसा आ गया, कंपनी अच्छे से ऑपरेशन कर रही है, काम कर रही है, तो कंपनी को प्रॉफिट भी होगा। तो जब कंपनी अपने प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करती है, फिर से बता रही हूँ, कंपनी जब अपने प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है तो किस फॉर्म में करती है? इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के फॉर्म में करती है। कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है तो कंपनी क्या करेगी? अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, तो दैट इज डिविडेंड। ठीक, अब इक्विटी शेयर का एक फीचर ये कह लीजिए कि यहाँ पर जो डिविडेंड मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है उसका रेट जो होता है दैट इज नॉट फिक्स, वो फिक्स नहीं होता है, उनको फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता है। जबकि अभी आगे मैं बताऊंगी प्रेफरेंस शेयर के केस में जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है दैट इज फिक्स, जबकि इक्विटी शेयर के केस में जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो फिक्स नहीं होता है। इट डिपेंड अपॉन द अर्निंग ऑफ द कंपनी, ये कंपनी की अर्निंग पे डिपेंड करता है। तो नहीं, डिविडेंड कह लीजिए, डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कंपनी की अर्निंग पे डिपेंड करता है, एंड रेट तो फिक्स होता ही नहीं है। ठीक, ये बात समझ में आई? डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो मतलब ये कंपनी की अर्निंग पे डिपेंड करता है। अर्निंग होगी, अर्निंग मतलब प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन क्या बोलते हैं, जो रेट है वो तो कंफर्म फिक्स नहीं होता है, रेट इज नॉट फिक्स। ठीक, यहां तक समझ में आया? अगला फीचर, अगला फीचर क्या है? जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना, इनको रेसिडुअल ओनर भी कहा जाता है। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, जिन लोगों के पास इक्विटी शेयर्स है, सपोज करिए मेरे पास किसी कंपनी के इक्विटी शेयर हैं, तो मुझे रेसिडुअल ओनर भी कहा जा सकता है, कहा जाता है। रेसिडुअल मतलब क्या होता है? बचा हुआ। ठीक है, तो बचा हुआ ओनर ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब सपोज करिए कंपनी कभी लिक्विडेट होती है आगे चल के, ठीक है, कंपनी खत्म होती है, वाइंड अप होती है, लिक्विडेट होती है, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी ने जहां जहां से पैसा लिया था सबका पैसा वापस करेगी। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना, इनका नंबर सबसे बाद में आता है। कंपनी क्रेडिटर का पैसा वापस करेगी, जहां से लोन वगैरह लिया है, डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस करेगी, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा वापस करेगी, बट इक्विटी शेयर होल्डर का नंबर सबसे आखिरी में आता है, जो भी बचा खुचा है ना उसी में से मिलता है। तो इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर को रेसिडुअल ओनर भी कहा जाता है। ये बात समझ में आई? यहाँ देखिए लिखा है, दे आर रिफर्ड एज रेसिडुअल ओनर्स सिंस दे रिसीव what is left after all other claim on the company's income and asset has been settled। जब कंपनी के जितने भी इनकम है, एसेट है, वो सब सेटल हो जाते हैं, सबको पेमेंट हो जाता है, तो आखिरी में जो बचता है ना वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। तो इसीलिए इन्हें रेसिडुअल ओनर भी कहा जाता है। ठीक, यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, अब और कुछ फीचर देखते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर को रिवॉर्ड्स, दे एंजॉय द रिवॉर्ड्स एज वेल एज बियर द रिस्क ऑफ ओनरशिप। इक्विटी शेयर जो होता है रिस्की तो होते हैं, इक्विटी शेयर्स रिस्की होते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ जो डिविडेंड है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी फिक्स नहीं है, और इसका रेट भी फिक्स नहीं है। तो यानी यहाँ पे रिस्क तो है, प्लस अगर रिस्क है और अगर इक्विटी शेयर का रेट बहुत तेजी से बढ़ा, जो शेयर है आगे चल के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएंगे, और अगर इनकी प्राइस तेजी से बढ़ी तो इक्विटी शेयर होल्डर को रिटर्न या कह लीजिए रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर के केस में रिस्क भी ज्यादा है, रिटर्न भी ज्यादा है। ठीक, ये हो गया अगला फीचर। अगला फीचर इक्विटी शेयर का ये है कि जो लायबिलिटी है, जो इक्विटी शेयर होल्डर है इनकी लायबिलिटी क्या है, यानी इनको कितने और पैसा देना पड़ सकता है, या कह लीजिए मेरा रिस्क कितना है। अगर मैं इक्विटी शेयर होल्डर हूं, मैंने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदे हैं, तो मेरा रिस्क क्या है, मेरी लायबिलिटी क्या है? तो मेरा रिस्क जो है या मेरी लायबिलिटी केवल इतनी ही है जितना मैंने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया है कंपनी में। जितना मैंने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया है वही मेरा मैक्सिमम लायबिलिटी है, वही मेरा मैक्सिमम रिस्क है। ठीक, अगला फीचर क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलता है? वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलता है, डिबेंचर होल्डर को कोई वोटिंग राइट नहीं है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई वोटिंग राइट नहीं है। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होता है। अभी पहले एक्चुअली तीनों पहले हम डिस्कस कर लें, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर, फिर इसके बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट रहता है, डिवेंचर होल्डर को नहीं रहता है, प्रेफरेंस को भी नहीं रहता है। ठीक है, तो इसको वोटिंग राइट रहता है, यानी इसका पार्टिसिपेशन हो सकता है कंपनी के मैनेजमेंट में। अब आपकी जितनी परसेंट हिस्सेदारी होगी कंपनी में, उस हिसाब से आपको मतलब कह लीजिए आपके वोट का मतलब वेटेज होगा। ठीक, बट वोटिंग राइट तो होता ही है। ठीक है, तो दिस इज इक्विटी शेयर। अब चलिए इसके मेरिट्स की बात करते हैं, क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला जो मेरिट इक्विटी शेयर का है वो ये है कि इक्विटी शेयर बेसिकली उन इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा अच्छा है
जो रिस्क लेने में कैपेबल है, जिन्हें रिस्क भी ज्यादा चाहिए, रिटर्न भी ज्यादा चाहिए, तो उन शेयर्स मतलब उन इन्वेस्टर्स के लिए इक्विटी शेयर बहुत बढ़िया है। तो ये इसका पहला मेरिट है। दूसरा इसका मेरिट क्या है कि कंपनी पे कोई भी बर्डन नहीं आता। अगर कोई कंपनी है, इसने इक्विटी शेयर इशू किए हुए हैं, इक्विटी शेयर के थ्रू फंड रेज किया है, तो कंपनी पे कोई भी बर्डन नहीं आता। क्यों? क्योंकि कंपनी पे कोई कंपलसरी नहीं है कि कंपनी डिविडेंड पे करे ही। कंपनी को बहुत प्रॉफिट होगा तभी पे करेगी, वरना डिविडेंड देना कोई कंपलसरी नहीं है। एंड रेट ऑफ डिविडेंड इज ऑल्सो नॉट फिक्स, रेट भी तो फिक्स नहीं है, ठीक है। तो चाहे कम डिविडेंड दे, ज्यादा डिविडेंड दे, तो इसलिए कंपनी पे कोई बर्डन नहीं पड़ता। तो ये दूसरा मेरिट है। तीसरा मेरिट क्या है कि इट सर्व्स एज अ परमानेंट कैपिटल। ये जो इक्विटी शेयर के फॉर्म में ये कंपनी है, इसने इक्विटी शेयर इशू किए, इसके इक्विटी शेयर कैपिटल अगर फंड रेज किया है, तो ये एक तरीके का परमानेंट कैपिटल होता है। परमानेंट कैपिटल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कंपनी को वापस पैसा तभी करना होता है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। जब आगे चल के सपोज करिए कंपनी लिक्विडेट होती है या कंपनी वाइंड अप होती है, तभी पैसा वापस करना है, वरना पैसा वापस नहीं करना होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात आप सोच रहे होंगे कि नहीं वापस करना है तो शेयर होल्डर फिर क्या करेंगे? तो एक्चुअली क्या होता है ना, बाद में शेयर जाके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज मतलब जानते हैं ना, स्टॉक एक्सचेंज जैसे एनएससी एंड बीएससी, इंडिया का दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो वहां पे शेयर जाके लिस्ट हो जाते हैं। तो अगर मैंने कंपनी के शेयर है मेरे पास और मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई है, तो मैं स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर बेच दूंगी और कोई और उसे खरीद लेगा, तो मुझे मेरे पैसे वापस मिल गए। तो कंपनी में तो पैसा, कंपनी ने पैसा नहीं वापस किया है ना, किसी दूसरे शेयर होल्डर ने खरीद लिया और मैंने बेच दिया, ठीक है। तो इसीलिए इसे कहा गया है परमानेंट कैपिटल। लोगों ने पैसा, मतलब कंपनी ने लोगों को पैसा नहीं वापस किया है, तो इसीलिए ये क्या है, परमानेंट कैपिटल है। लिक्विडेशन के टाइम ही वापस करना होगा, वरना उससे पहले कंपनी को पैसा नहीं वापस करना है फिलहाल, ठीक है। अगला मेरिट क्या है? ये कंपनी को क्रेडिट वर्दीनेस प्रोवाइड करता है। जो इक्विटी शेयर है एक तरीके से कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस इंडिकेट करता है। तो कंपनी को आगे कहीं लोन वगैरह चाहिए हो, तो कंपनी इसको शो कर सकती है कि हमने इतने इक्विटी शेयर इशू किए हुए हैं, इतने लोगों ने कंपनी पे फेथ, कंपनी पे भरोसा दिखा के कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं। तो ये एक तरीके की कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस को शो करता है, ठीक। अगला जो मेरिट है इक्विटी शेयर का, वो ये है कि फंड कैन बी रेज थ्रू इक्विटी इशू विदाउट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। यानी कोई भी कंपनी जो है इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, इसके बदले में कंपनी को सिक्योरिटी में किसी भी एसेट को रखने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आई? जैसे सपोज करिए मैं किसी बैंक से लोन लूं, तो बैंक क्या मुझे ऐसे ही लोन दे देगा? नहीं, कुछ शायद मेरी जॉब के बेसिस पे, या फिर कुछ एसेट्स अगर मेरे पास है, कुछ जमीन है या गाड़ी है या मकान है, ठीक है, तो कुछ सिक्योरिटी में रख करके उसके बदले में लोन देता है, अगर मेरी जॉब भी नहीं है तो, ठीक है। बट इक्विटी शेयर के केस में क्या होता है कि कंपनी जो होती है, कंपनी जो फंड रेज करती है इक्विटी शेयर के थ्रू, तो यहाँ पे किसी भी एसेट पे कोई चार्ज नहीं लगता है। मतलब किसी एसेट को मॉर्गेज करने या एज ए सिक्योरिटी रखने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो यानी कंपनी के एसेट क्या होते हैं? फ्री होते हैं, मॉर्गेज नहीं होते। यानी इन एसेट को गिरवी रख के कंपनी आगे कभी लोन की जरूरत पड़ी तो कंपनी अपने एसेट्स को लोन के पर्पज से में यूज कर सकती है। इक्विटी शेयर के केस में किसी एसेट को सिक्योरिटी के रूप में नहीं रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसका मेरिट है। तो ये हो गए इसके 5 मेरिट। अब जल्दी से लिमिटेशन देख लेते हैं। तो इक्विटी शेयर की कुछ लिमिटेशन भी है। सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर है ये ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड थ्रू अदर सोर्सेज। यानी कंपनी अगर इक्विटी शेयर से फंड रेज करती है, ठीक है, कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू करके फंड रेज किया, तो जो कंपनी को खर्चा आता है, जो कॉस्ट आती है, वो ज्यादा आती है, ठीक है, वो ज्यादा आती है एज कंपेयर टू अदर सोर्सेज, एज कंपेयर टू डिबेंचर। बेसिकली डिबेंचर कंपनी इशू करे, ठीक है, डिबेंचर इशू करके फंड रेज करे, तो कंपनी की जो कॉस्ट आती है ना वो कम आती है, ठीक है। इक्विटी शेयर के केस में कॉस्ट ज्यादा आती है। तो पहली ये लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन क्या है कि इक्विटी शेयर जब कंपनी इशू करती है ना, तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है। सेबी से परमिशन लेना है और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है। मैंने आपको पढ़ाया एक वीडियो में, आईपीओ, जब कंपनी आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आती है, तो प्रॉपर मैंने फ्लो चार्ट बना के आपको बताया कि क्या प्रोसीजर कंपनी को फॉलो करना होता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ फॉर्मेलिटी, और कभी कभार क्या होता है प्रोसीजर इतने लंबे हैं कि डिले भी हो जाता है, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है इक्विटी शेयर की, कि इक्विटी शेयर अगर कंपनी इशू करती है तो फॉर्मेलिटीज है, प्लस उसे इशू करने में खर्चा आता है।
ठीक है, तो ये हो गई दूसरी लिमिटेशन। तीसरी लिमिटेशन क्या है कि वो इन्वेस्टर जिसको एक स्टीडी इनकम चाहिए, मतलब फिक्स इनकम हर महीने मेरी आती रहे, तो उनके लिए इक्विटी शेयर नहीं है। वो ऐसे लोग जो है डिबेंचर खरीदें या एफडी कराएं या लोन दे, मतलब ठीक है, तो ऐसे लोग की एक फिक्स इनकम बनी है। लेकिन अगर आपको फिक्स इनकम चाहिए तो इक्विटी शेयर आपके लिए नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो लिमिटेशन है वो ये है कि अगर कंपनी और इक्विटी शेयर इशू करती है, कंपनी ने सपोज करिए छोटा नंबर लेते हैं, कंपनी ने सपोज करिए 1000 इक्विटी शेयर पहले इशू किए थे, फिर कंपनी ने 1000 और इक्विटी शेयर इशू कर दिए, तो इससे क्या है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है ना, उनकी अर्निंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले कंपनी को अगर कंपनी डिविडेंड दे रही थी तो 1000 इक्विटी शेयर के बीच में डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना था। अब कंपनी ने अगर 1000 और इक्विटी शेयर इशू कर दिए हैं, तो अब जो डिविडेंड है उसको कंपनी को 2000 लोग इक्विटी शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्लस कंपनी का जो वोटिंग पावर है ना, ठीक है, मतलब जो शेयर होल्डर है उनका जो वोटिंग पावर है वो भी डाइल्यूट होगा। ठीक है, तो ये इक्विटी शेयर की कुछ लिमिटेशन थी। राइट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, मुझे लगा था आज मैं इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर तीनों पढ़ा लूंगी, लेकिन मैं देख रही हूँ इक्विटी शेयर यही जो टॉपिक है काफी लेंदी हो गया है। तो वैसे मुझे प्रेफरेंस शेयर पढ़ाना था, बट मैं इसको अब अगले लेक्चर में पढ़ाती हूँ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर हाँ हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं, क्योंकि ये अभी फिर अगेन मुझे डिटेल में डिस्कस करना है। तो आज चलिए केवल हम इक्विटी शेयर का रखते हैं। ठीक है, पहले इक्विटी शेयर हम पढ़ लिए हैं, फिर प्रेफरेंस पढ़ेंगे, उसके बाद डिबेंचर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद तीनों का कंपैरिजन देखेंगे। कंपैरिजन जब हम करेंगे ना, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। राइट, तो चलिए आज के लेक्चर में हमने इक्विटी शेयर डिटेल में पढ़ा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार ये देख लीजिए, ये 25 सब्जेक्ट्स हैं जो मैं आज की तारीख मतलब दिसंबर 2024 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ये मेरा फर्स्ट चैनल है, ये मेरा सेकंड चैनल है, तो जरूर एक बार मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करिएगा, ये सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपको। और अगर ये पढ़ने हैं तो जरूर आप रेफर कर सकते हैं, खुद भी पढ़िएगा, फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर किया करिए। राइट, और अगर आप चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरा दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा एंड कमेंट करके मुझे बताया करिए कि ये लेक्चर कैसा था। ओके, एंड फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर किया करिए। और अगर आप वीडियो कॉल पे कनेक्ट करना चाहते हैं, कोई गाइडेंस चाहिए, कुछ कंसल्टेशन चाहिए, तो आप मुझसे वीडियो कॉल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं मेरी एप्लीकेशन के थ्रू। और जितने भी नोट्स वगैरह हैं वो सब आपको मेरी एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अब मैं अगले लेक्चर में ना ये जो प्रेफरेंस शेयर है यहां से हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। ओके, तो तब तक मैंने जितना पढ़ाया है उतना पढ़ के रखिएगा। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।